नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। 1 अप्रैल से टोल हुआ महंगा, महंगाई की एक और मार। आंधी बारिश से बिजली रही गुल, बिजली विभाग की खुली पोल। 10वीं 12वीं की अब तक नहीं हुई मूल्यांकन, हजारों कापियां अब भी कतार में। भाई ही निकला भाई का हत्यारा, जमीन बनी रिश्तों का कातिल। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे पर सफर करना बहुत महंगा होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टोल की नई दरें जारी कर दी है। प्रदेश के सभी प्रमुख टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से वाहनों को 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार भिलाई, आरंग, बिलासपुर से रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर और रायगढ़ जगदलपुर जाने वाले मार्गों पर स्थित कुम्हारी, भोजपुरी, मुड़ीपार, पाराघाट, बगदेवा समेत अन्य टोल प्लाजा के दरों में वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर रोजाना आवाजाही करने वाले करीब 1 लाख से अधिक वाहन चालकों पर पड़ेगा। विशेष रूप से भारी कमर्शियल वाहनों के लिए टोल रेट में 20 रुपए तक का इजाफा किया गया है। NHAI के अधिकारियों ने बताया कि टोल टैक्स की दरें प्रतिवर्ष होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर संशोधित की जाती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए पूर्व से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा जारी नोटिस को निरस्त कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न करने के निर्देश दिए गए। मामले में याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर पुलिस थाना नवागढ़ द्वारा जारी नोटिसों को चुनौती दी थी। साथ ही 7 दिसंबर 2025 को एक आदेश को निरस्त करने और अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल ग्राम गोधन तहसील एवं थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा में अपने आवास के वैध स्वामी हैं। दोनों याचिकाकर्ता आपस में रिश्तेदार और उन्होंने अपने मकान की पहली मंजिल पर एक हॉल बनाकर वर्ष 2016 से ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि इन सभाओं में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या शांति भंग नहीं होती। इसके बावजूद थाना नवागढ़ के प्रभारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 94 के तहत बार बार नोटिस जारी कर प्रार्थना सभा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत गोधन द्वारा पहले जारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को भी दबाव में वापस ले लिया गया। वहीं राज्य की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज और वे जेल भी जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया गया था। राज्य ने जवाब दाखिल करने के लिए समय भी मांगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने निजी मकान में वर्ष 2016 से प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं और ऐसा करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि प्रार्थना सभा के दौरान शोर शराबा, कानून व्यवस्था की समस्या या किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो संबंधित प्राधिकरण विधि के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रार्थना सभा आयोजित करने के आधार पर हस्तक्षेप उचित नहीं है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप न करें और न ही जांच के नाम पर उन्हें परेशान करें। साथ ही 18 अक्टूबर 2025, 22 नवंबर 2025 और 1 फरवरी 2026 को जारी सभी नोटिसों को निरस्त कर दिया गया। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और रंगकर्मी राजेंद्र गुप्ता 2 अप्रैल को बिलासपुर आएंगे। वे इस अवसर पर मशहूर कवि धूमिल की रचना पटकथा का एकल नाट्य मंचन करेंगे। यह कार्यक्रम CMD चौक स्थित IMA भवन में गुरुवार शाम 7 बजे आयोजित होगा। आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आधारशिला के सहयोग से प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा की बिलासपुर इकाई द्वारा किया जा रहा है। राजेंद्र गुप्ता ने माचिस लगाना और तलवार जैसी फिल्मों के साथ ही चंद्रकांता, बालिका वधू और लागी तुमसे लगन जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में अपने अभिनय से खास पहचान बनाई है। उनका यह एकल नाट्य मंचन भी काफी चर्चित रहा है। कार्यक्रम के निर्देशक RS विकल और संगीत निर्देशक आदित्य शर्मा है जो इस मंचन में उनके साथ रहेंगे। साहित्य और कविता से गहरा जुड़ाव रखने वाले राजेंद्र गुप्ता के इस प्रस्तुति को लेकर शहर के साहित्य और नाट्य प्रेमियों में उत्साह है। आयोजकों ने साहित्यकारों, रंगकर्मियों और आमजन से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने की अपील की है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में डॉक्टर RK सक्सेना, हबीब खान, अरुण, डॉक्टर सत्यभामा अवस्थी, रफीक खान, नरेश अग्रवाल, सचिन शर्मा और नतमल शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सोमवार को मौसम के बदलते बिजली विभाग की सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। करीब 1 घंटे तक शहर में पूरी तरह ब्लैकआउट की स्थिति देखने को मिली। वहीं सप्लाई शुरू होने के बाद भी दर्जन एरिया में
रात 9 बजे तक अंधेरे में डूबे रहे। इस दौरान फ्यूज कॉल सेंटरों को ऑपरेटरों ने बिजली उपभोक्ताओं का फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। इसके चलते उपभोक्ताओं को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर जिला हॉस्पिटल में भी टॉर्च के सारे डॉक्टर मरीज का इलाज करते देखे गए, जहां आपात स्थिति के लिए रखे गए जनरेटर भी हाथी के दांत साबित हुए। सूत्रों की माने तो डीजल की आपूर्ति नहीं होने की वजह से हॉस्पिटल भी अंधेरे के साए में रहा। शाम 7 बजे ओपीडी में पहुंचे मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर को भी अपने मोबाइल लाइट का उपयोग करना पड़ा। अपनी पहचान की ऐसी धौंस की पुलिस वालों को ही महिला नेत्री ने धमका दिया। यही नहीं, पुलिस वालों को ही प्रोटोकॉल का पाठ भी पढ़ाना चाहा। आखिर कौन है वो महिला नेत्री, जानिए इस रिपोर्ट में। तुम लोगों का क्या तमाशा है, क्या करके रखे हो सिक्योरिटी में? एसपी से बात कराना, एसपी कभी नहीं रोकता है। जितना तुम लोग अति करते हो ना, कार्यकर्ता हैं, चू नहीं है। ये सारा लफ्ज किसी और का नहीं, ये सारे शब्द प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी गुप्ता का है, जो सीएम के आगमन पर उनसे मिलना चाह रही थी, मगर उनका नाम प्रोटोकॉल में नहीं था, जिस वजह से वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। बस क्या, इस वाक्य के बाद मैडम का गुस्सा सिर पर चढ़ गया और अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर सभी को चमकाने लगी। मगर वहां तैनात पुलिसकर्मी भरत राठौर ने गौरी गुप्ता को धमकी का जवाब दिया और प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाया, जिसके बाद भीगी बिल्ली बन गौरी गुप्ता वहां से निकल गई। प्रोटोकॉल नहीं पता है इन लोगों को? प्रोटोकॉल पता है, इसी लोग हैं। एसपी से बात करा ना, एसपी कभी नहीं रोकता। जितना तुम लोग अति करते हो ना, कार्यकर्ता हम चूत है। हमारा ही सीएम है वो। ठीक है, बता दो। प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी गुप्ता को प्रोटोकॉल का पाठ तो वहां उपस्थित पुलिसकर्मी ने सिखा दिया, लेकिन बिलासपुर पुलिस, जो हमेशा वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर देती है, ऐसी कार्रवाई यहां करने में शायद पुलिस के हाथ पैर फूल रहे हैं। तभी तो वायरल वीडियो में एसपी का नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगता है ये सारी कार्रवाई केवल आम लोगों के लिए है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन कार्य के अल्टीमेटम के बाद भी जिले में अब तक छात्र छात्राओं की हजारों कॉपियां मूल्यांकन नहीं हो सकी है। आपको बता दें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की कॉपियों का मूल्यांकन अब अंतिम चरण में है, जहां 7 अप्रैल तक इस कॉपियों की जांच की जानी है। ऐसे में जिले के 2 प्रमुख मूल्यांकन केंद्र महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल और कन्या सरकंडा साला स्कूल में शिक्षक कॉपियों का मूल्यांकन जहाँ भी करीब 30,000 कॉपियों का उपयोग का मूल्यांकन नहीं हो सका। हालांकि तिथि तक मूल्यांकन पूरा होने का दावा जरूर किया जा रहा है। मूल्यांकन प्रभारी के अनुसार दूसरे चरण में 12वीं कक्षा की 22,325 कॉपियां जांच पूरी हो गई है। इसी तरह 10वीं की 51,535 कॉपियां जांच ली गई है। दोनों ही मूल्यांकन केंद्रों में करीब 400 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो निर्धारित समय सीमा तक मूल्यांकन कार्य पूर्ण करने की बात कह रहे हैं। मुंगेली जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। 62 वर्षीय सेवानिवृत्त लेखापाल दामोदर राजपूत की हत्या कथित तौर पर उनके ही भाई, चचेरे भाई, भतीजे और रिश्तेदारों ने करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने की साजिश के तहत करवा दी। मामले का खुलासा करते हुए मुंगेली एसपी ने 11 आरोपियों और 4 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार दामोदर राजपूत 21 मार्च को घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनकी बाइक मनोहरपुर राइस मिल मार्ग के पास लावारिस हालत में मिली। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्रिनयन ऐप और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की। इस दौरान एक स्लेटी रंग की हुंडई इओन कार मृतक का पीछा करते हुए दिखाई दिया। वाहन नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। जांच में खुलासा हुआ कि छोटे भाई रणजीत उर्फ मुन्ना राजपूत, साला पालेश्वर राजपूत और चचेरे भाई रामपाल सिंह राजपूत ने मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपियों ने पहले दामोदर को बेटे से जान का खतरा बताया और फिर संपत्ति अपने नाम कराने की कोशिश की। बाद में उन्हें जाफल बुलाकर रास्ते में गमछे से ही गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को कवर्धा जिले के देवसरा जंगल में दफना दिया गया। पुलिस ने 96,000 रुपए की सुपारी, 2 कार, बाइक, स्कूटी समेत कई सबूत जब्त किए हैं। थाना लालपुर में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। लालपुर थाना क्षेत्र में एक मिसिंग केस दामोदर सिंह राजपूत का दर्ज होता है। इसके बाद पुलिस अपना मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए अपना कार्य शुरू करती है। मिसिंग केस को सॉल्व करते करते बाद में पता चलता है कि यह मिसिंग के साथ साथ हत्या का केस है। इसके बाद इसके पूरी घटनाक्रम को पुलिस छानबीन करती है, जिसमें ये पता चलता है कि दामोदर सिंह राजपूत की हत्या प्रकरण, जिसको जाफल हत्याकांड के नाम से हम जान सकते हैं, इसके परिवारजनों में इसके भाई लोग, जिसमें मेन रामपाल और उसके अन्य साथीगण, जो परिवार के सदस्यों ने मिल करके इसको हत्या करने का प्लानिंग किया था और संजय यादव नाम के व्यक्ति को सुपारी दिया था, जिसने अपने 5 और साथियों के साथ में मिल करके दामोदर सिंह राजपूत को गायब करने और उसकी हत्या करने और शव को दफनाने का उसने प्लान बनाया था। इस पूरे घटनाक्रम का जब हम लोगों ने जांच किया तो जांच करने के बाद में घटना का कारण पता चला लालच। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र के जयराम नगर में रेलवे ट्रैक पर एक ज्ञात पुरुष का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि जयराम नगर रेलवे स्टेशन के आगे रेलवे फाटक के पास ट्रैक पर करीब 40 से 45 वर्षीय व्यक्ति की शत-विशत लाश पड़ी हुई है। प्रारंभिक आशंका है कि व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया होगा। वहीं ऐसा भी संभावना जता रही कि उसने आत्महत्या के इरादे से ट्रेन के सामने छलांग लगा दी हो। घटना की जानकारी स्टेशन मास्टर द्वारा मस्तूरी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मंगलवार सुबह पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया। मृतक की शनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा रतनपुर मार्ग पर एक बार फिर अपराधियों के आतंक से दहल उठा है। शादी समारोह से लौट रहे 3 युवकों पर बीच रास्ते हमला कर दिया गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार ग्राम खासीपुर में आयोजित शादी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अजय ध्रुव, राहुल सिदार और रोहित ध्रुव देर रात मोटरसाइकिल से अपने गांव श्रीपारा लौट रहे थे। इस दौरान लक्ष्मी देवी मंदिर के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक पर सवार 4 युवकों ने उनकी बाइक को कट मार दिया। इस पर जब पीड़ित युवकों ने उन्हें सावधानी से वाहन चलाने की बात कही तो विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते चारों युवक गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए। इसी बीच एक आरोपी ने चाकू निकालकर अजय ध्रुव के गले और पीठ पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद आरोपी रतनपुर की ओर फरार हो गए। घायल अजय को उसके साथियों ने तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत है। स्थानीय लोगों ने कोटा रतनपुर मार्ग पर बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। चार लोग लड़के लोग बाइक में थे,
हम लोग को गाली गलौज करकर एक लड़के को चाकू और छुरे से मार दिया। तो कहाँ कहाँ पे लगा है? एक गले पे और यहाँ पे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।